हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड का जो अभी अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि कैसा पेपर आया था और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे, अथवा वाला भी करेंगे और जो मेन क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। हो सकता है ये दो पार्टों में आए, क्योंकि माइक्रो को हम अलग लेंगे, मैक्रो को हम अलग ले लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से पेपर आया था और कौन से पार्ट का आया था, कहाँ से कितना आया था, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे दिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से जो आर्थिक क्रिया का उदाहरण है कौन सा है? ऑप्शन है आपके इसमें उत्पादन। क्या उत्पादन है? उत्पादन। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका उपभोग। उपभोग। तीसरा है आपका विनिमय। तीसरा है आपका विनिमय। और चौथा है आपका उक्त सभी। चौथा क्या है? सभी। यही बता रहा ना कि जो आपके क्वेश्चन है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये विकल्प हैं आपके सामने। तो क्या होगा इसका? अब क्वेश्चन पढ़ो कि आर्थिक क्रिया में जो चीज़ें होती है वो क्या क्या होती है? यही तो होती है, उत्पादन भी होता है, उपभोग भी होता है, विनिमय भी होता है, निवेश भी होता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आर्थिक क्रिया में। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो लास्ट वाला है द उक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ख की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं है? एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास स्थानापन्न का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? स्थानापन्न। क्या पता होना चाहिए? स्थानापन्न क्या होता है? स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तुओं की अगर बात करें तो स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं। इसी में अगर हम दूसरी लें तो दूसरी क्या होती है? पूरक वस्तुएं। क्या होती है? पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न के अगर एग्जाम्पल हम लें तो क्या ले सकते हैं? इसके ले सकते हैं चीनी और गुड़। मतलब ये भी मीठा है और ये भी मीठा है। चाय कॉफ़ी ले लीजिए, चाय या कॉफ़ी, ये दोनों क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं क्या कहलाती हैं? पूरक वस्तुएं। कौन सी? पूरक वस्तुएं। जैसे पेट्रोल हो गया। पेट्रोल किसको पूरा करती है? गाड़ी को। गाड़ी तभी तो चलेगी, या तो पेट्रोल होगा या फिर बिजली होगी उसमें। बैट बॉल ले लीजिए, बैट बॉल, ठीक। या फिर स्याही पेन ले लीजिए, स्याही होगी तभी तो पेन चलेगा, स्याही से ही पेन चलेगा। तो स्याही पेन एक दूसरे को पूरा करती हैं क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं। ग की बात करते हैं। वस्तु की मांग लोचदार होती है। वस्तु की मांग लोचदार कब होती है? जब क्या है? कीमत स्तर ऊंचा होता है, वस्तु के कई स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, उपभोक्ता की आय कम होती है, या ये सभी। तो इसका क्या आ जाएगा? पहले तो आपको कीमत लोच का पता होना चाहिए। कीमत लोच या लोच, इसको लोच भी कहेंगे, ठीक है। तो ये लोच की जो श्रेणियां हैं ये 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। 5 प्रकार की होती है। ये क्या है? ई डी इज इक्वल टू 0 और ई डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दो ये होगी। एक आपका होता है ई डी इज ग्रेटर देन 1 और ई डी इज लेस देन 1, एक से छोटा होता है। और एक आपका होता है ई डी इज इक्वल टू 1। तो इसी को क्या कहते हैं? इकाई लोचदार, और इसी को कहते हैं लोचदार भी। इसी को क्या कहते हैं? लोचदार भी इसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए आप। वस्तु की मांग लोचदार होती है। लोचदार कब होगी? इसमें से देखो, कीमत स्तर अगर ऊंचा होगा, अगर कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? कोई लेगा ही नहीं, महंगी हो जाएगी वस्तु तो कोई लेगा ही नहीं, तो उसमें लोच का तो फर्क पड़ना नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, उपभोक्ता की आय कम होती है। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी
तो वो वस्तुओं को आसानी से खरीदता नहीं है। और दो क्या है, उक्त सभी हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए ना कि दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो इसका क्या बचा, वस्तु के कई स्थानापन्न अगर उपलब्ध होंगे तो जैसे ही वो प्राइस बढ़ाएंगे उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, जितना वो प्राइस बढ़ाएंगे उसे भी उतना ही प्राइस या तो घटाना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये लोचदार हो सके, उतनी मांग बढ़े जितनी कीमत घटी है। तो ये आपकी क्या हो गई, लोचदार या इकाई लोचदार। घ की बात करते हैं। जब कुल उत्पादन मोड़ के बिंदु पर होता है तो सीमांत उत्पादन होता है। जब कुल उत्पादन मोड़ के बिंदु पर होता है तो सीमांत उत्पादन होता है। पहले तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, जो उत्पादन वक्र है उसका पता होना चाहिए। तो उत्पादन वक्र बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। उत्पादन वक्र आपको पता है यहाँ से चलता है, उत्पादन वक्र यहाँ से चलता है, ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन उत्पादन वक्र। ठीक, तो यहाँ पर मोड़ का बिंदु है, जहाँ से थोड़ा सा लैप आया है, ये है आपका, ये वाला है मोड़ का बिंदु, मोड़ का बिंदु, मोड़ का बिंदु। तो ये क्या बता रहा है, जब कुल उत्पादन मोड़ के बिंदु पर होता है तो सीमांत उत्पादन होता है। पहले तो आप देख लीजिए, जो सीमांत उत्पादन चलता है, सीमांत उत्पादन भी इसका ऐसे ही चलता है। ठीक, ये मोड़ का बिंदु वहां तक आएगा, वहीं पर होगा जहां से सीमांत उत्पादन घटना स्टार्ट होता है। ये चीज हो गई। और इसी, ये क्या है आपका MP, सीमांत उत्पादन। एक चीज और होगी इसमें, एक चीज और क्या हो जाएगी, एक चीज और इसमें होगी आपकी AP, ये औसत उत्पादन हो गया। तो देखो अब क्या क्वेश्चन पढ़ो, जब कुल उत्पादन मोड़ के बिंदु पर होता है तब सीमांत उत्पादन होता है। तो मोड़ के बिंदु पे सीमांत उत्पादन क्या है, ऑप्शन पढ़ो, गिरता है, नहीं गिरता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या अधिकतम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी या द हो जाएगा। यानी ये देखो, सीमांत उत्पादन मोड़ के बिंदु पे क्या है, अधिकतम होता है। तो मोड़ के बिंदु पर जो है सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। अब प्रश्न 2 की बात करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, बजट सेट से आप क्या समझते हैं। बजट आपको पता है, बजट क्या होता है, जितना भी आपके पास खर्च करने के लिए जो पैसे हैं वो आपका बजट है। जैसे बजट ले लीजिए, बजट हो गया आपका 100 रुपये, ये मान लिया हमने बजट है आपका 100 रुपये। अब देखो बजट से हमें बजट सेट बनाना है, कैसे बनेगा बजट सेट से। अब जैसे आपको घर से अगर पैसे दिए हैं 100 रुपये, ये बजट हो गया ना आपका। आपको दिया गया है कि 2 सामान आपने लाने हैं, जैसे आपने लाने हैं केले लाने हैं, केले लाने हैं और सेब लाने हैं, केले या सेब लाने हैं। ठीक है, ये देख लो, माना आपने 50 के केले लाए और आपने 50 के सेब लाए, एक सेट आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा सेट 40 के आपने केले लाए, 60 के आपने क्या लाए, सेब लाए, दूसरा सेट आपका ये हो गया। या फिर आपका हो सकता है 30 के आपने केले लाए और 70 के आपने क्या लाया, 70 का आपने लाया सेब। और ये देखो, अगर 60 के आपने केले लाए तो 40 के आपने क्या लाया, सेब लाया। तो ये जो सेट बने हैं यही है आपका बजट सेट, यानी 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय पर खरीद सकता है, वो क्या है आपका बजट सेट कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया, काफ़ी लंबा हो गया प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन, प्रश्न नंबर 3 क्या है, उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन होता है किस चीज़ का, उत्पादन। ये देखो, उत्पादन जो फलन होता है किसका होता है, उत्पादन फलन होता है उत्पादन के कारकों का। तो उत्पादन के कारक क्या क्या हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो यही था, इतना ही आपको लिखना था, 1 नंबर आपको मिल जाना था। क्या होगा कि उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन होता है उसको कैसे लिखना था,
कि उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। 4 की बात करें तो सीमांत उत्पादन वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? सीमांत उत्पादन वक्र, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था, जो मैंने मिटा दिया, तो उत्पादन वक्र मैंने बनाया था। उत्पादन वक्र देखो, ये था ना उत्पादन वक्र टीपी, ये उत्पादन वक्र था। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, टीपी था। तो यहीं पे क्या था? यहीं पे बनाया था सीमांत उत्पादन, ये था एमपी, और यही से था एपी। तो ये वाली चीज़ें अगर आपको विस्तृत रूप में देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये चीज़ें बड़े विस्तृत रूप में आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आया था और कैसे सॉल्व करना था, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम सिर्फ एमपी का वो लें, नक्शा लें, तो किस हिसाब से होगा? ये क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पे पूछा क्या है? सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सीमांत उत्पाद वक्र की अगर आकृति की अगर बात करें तो सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति इस प्रकार की होती है। तो ये हो गया एम पी, ये यहाँ से ऊपर बढ़ता है और फिर नीचे घट जाता है। तो ये इतनी आकृति बनानी थी आपको। यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना था, यहाँ पे ओरिजिन लिखना था, और ये चीज़ें हो जानी थी। इतना ही आपको करना था। ये हो गया था आपका। 5वें की बात करते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन फलन की अगर बात करें, उत्पादन फलन की अगर बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। पहला क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। और दूसरा है आपका दीर्घकालीन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो यहां आपको पूछा है, यहां पूछा है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है ये। ठीक, यहां पे क्या पूछा है? अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की अगर हम बात करें तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। तो इसी को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करें तो इस वाले फलन में सारे के सारे साधन परिवर्तनशील रहते हैं, यानी कभी भी इनको बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और इसमें क्या होता है? कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं जिन्हें नहीं बढ़ाया जा सकता है, और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं जिन्हें आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपकी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि ही अर्थशास्त्र हम अभी देख रहे हैं। ये वाला पार्ट व्यष्टि ही अर्थशास्त्र का है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? छोटी इकाइयों यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जिस अर्थशास्त्र में किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इसमें उदाहरण भी आप देख लो। उदाहरण क्या है? 2 उदाहरण देने थे, तो इसमें देख लो व्यक्तिगत इकाइयाँ और फर्में। व्यक्तिगत इकाइयाँ लगा लो या व्यक्तिगत बाजार लगा लो, फर्में लगा लो, या मांग और पूर्ति लगा लीजिए। इसमें जो सबसे मेन है मांग और पूर्ति। और वैसे ही अगर हम समष्टि की बात करें तो वहाँ पर क्या है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में या बड़े मात्रा पे जो मांग होती है वो समग्र मांग होगी और समग्र पूर्ति। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। प्रश्न नंबर 6 भी आपका हो गया। इसको मैं मिटाता हूँ, ये भर गया बोर्ड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है? सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो सकारात्मक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो इसको वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सकारात्मक का मतलब है जो पॉजिटिव इंटेंट जो दिखाता है, जो चीज़ें जैसी है वो वैसी ही दिखाता है। जैसे भारत में बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी है तो है, ये दिखा रहा है ना। और आदर्शात्मक की अगर बात करें तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या दिखाता है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बताता है विचारों को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। यानी सकारात्मक आपको प्रॉब्लम बताता है और आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है वो आपकी समस्याएं दूर करता है। तो सकारात्मक में क्या आ जाएगा? सकारात्मक अर्थशास्त्र में समस्या खोजी जाती है
और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में समस्याओं का हल निकाला जाता है। समस्या क्या है, ये सकारात्मक का भाग है, और समस्या का निदान या समस्या को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हल होना चाहिए, ये आपका आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में आता है। जैसे भारत में बेरोजगारी है तो ये हो गया आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र, और भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय या दूर की जानी चाहिए या दूर करने के उपाय ढूंढने चाहिए, तो ये क्या चीज़ें हो गई, ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में आ गया। बाकी आप इसको विस्तृत रूप में आप बुक में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, तो इतना ही आपको लिखना था। तो ये चीज़ें होगी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें तो 8 में पूछ रहा है बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में कोई 3 अंतर बताने हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, और ये आपकी क्या है, दूसरा है आपका केंद्रीय नियोजित, केंद्रीय नियोजित, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। 3 अंतर बताना है। पहला अंतर देख लीजिए, पहला अंतर क्या होगा, पहला अंतर है आपका ये निजी अर्थव्यवस्था है, निजी अर्थव्यवस्था, और ये आपकी, इसका पहला अंतर क्या हो जाएगा, ये सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है। दूसरा देख लीजिए, इस निजी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, निजी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जितने भी संसाधन होते हैं, उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं उन पर निजी कंट्रोल होता है, और यहाँ पर उत्पादन के जितने भी संसाधन होता है, जितने भी संसाधन होते हैं वो क्या है, उन पर सार्वजनिक कंट्रोल होता है, यानी सार्वजनिक स्वामित्व होता है। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, कीमत तंत्र, कीमत तंत्र जो है वो बाजार के आधार पर चलता है। कीमत तंत्र क्या है, मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है। जितनी मांग जितनी पूर्ति होती है उस हिसाब से अपने आप कीमत तंत्र या कीमतें सेट होती है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सरकार का कंट्रोल रहता है। किसका रहता है, सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण रहता है। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर प्रतियोगिता पाई जाती है, प्रतियोगिता पाई जाती है। जितनी भी आप प्रतियोगिताएं देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, जितनी भी हैं वो सब किस में पाई जाती हैं, बाजार अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। और यहाँ पे अंतर की बात करें तो इसमें प्रतियोगिता का अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है, प्रतियोगिता का अभाव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना था, और ये था 8वां था आपका 2 नंबर में क्वेश्चन था। तो 2 नंबर वाले में आपको इतना ही लिखना था। ये 3 अंतर आपके हो गए, 3 ही अंतर, 2 अंतर थे, उन्होंने 3, इन्होंने 2 अंतर पूछे थे, हमने 3 लिख दिए। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो उसको मिटाना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है, उदासीनता मानचित्र को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। उदासीनता जो मानचित्र होता है उसको रेखाचित्र द्वारा दर्शाना है, समझाइए। समझाना भी है कि किस प्रकार से बनाए, तो कैसे बनेगा, देखो अगर उदासीनता वक्र की बात करते हैं, उदासीनता वक्र, तो उदासीनता वक्र जब बनाते हैं उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए उदासीनता तालिका, तालिका या सारणी होनी चाहिए। उदासीनता वक्र के लिए क्या होनी चाहिए, उदासीनता तालिका होनी चाहिए। अब उदासीनता तालिका कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखो संयोग, संयोग आपने लिखने हैं। संयोग ले लीजिए आप, ए बी सी डी ई और एफ तक ले लीजिए। ये आपके क्या हो गए, 6 संयोग हो गए। अब देखो यहाँ पर वैसे ही ले लीजिए, क्या यहाँ पर ले लीजिए, केले ले लीजिए, केले, और ये आपका सेब हो जाएगा। केले और सेब हो गया, ठीक है। अब केले कर दो, 1 2 3 4 5 और 6 आपका हो गया। इसको टोटल करो,
इसका टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। टोटल आपका क्या हो गया, टोटल 21 हो गया। 21 में से ये देखो एक का केला ले लिया तो कितना बचा है, 20। ठीक, अब इसको ऐसे घटाओ, 20 में से अब 5 को घटाओ, 20 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 15। 15 में से 4 गया, 15 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 8। 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका इस तरह से क्या है, ये टेबल तैयार होगी, ये टेबल तैयार होगी। अब देखो, अब वक्र बनाना है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि चित्र बनाइए, तो चित्र बनाना है तो चित्र बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पर ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6 हो गया। इसमें भी देख लो, इसमें कर दो कितना आ जाएगा, ये 20 है ना, 20 है तो इसको कर दो 3 से ही कर दो, 3 से कर दो, 3 6 9 12 15 18 और ये आपका हो गया। तो हमने क्या करा है, इस टेबल को हमने इसमें ड्रॉ करना है। ये वाली टेबल आपके सामने अभी मैंने बताया कि कैसे कैसे ये टेबल बनी है और यहाँ पे आपने ये वक्र तैयार कर दिया है। ये आपका ओ हो गया और यहाँ पर देखो ये कौन सा संयोग है, ये है आपका, यहाँ पर है केला, केला हो गया और यहाँ पर है सेब। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पहले संयोग को लो। ए संयोग को अगर हम लेते हैं तो केले पे कितना जाना है, केले पे 1 जाना है, सेब पे कितना जाना है, 20। तो ये 21 हो गया, तो 20 पे क्या जाएंगे, 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाला 20 वाला बिंदु हो गया। अब जाना है 2 पे, केले पे 2 पे जाना है और सेब पे कितना जाना है, 15 जाना है। तो आ जाइए 2 पे 15 चले जाइए आप, 2 पे आप हो गया 15। ठीक है, अब देखो 3 पे कितना जाना है, 3 पे जाना है आपने 11। 3 पे कितना जाना है, 3 पे आपने जाना है 11, तो 3 पे जाइए आप 11, तो ये आपका हो जाएगा 3 पे 11, 3 पे हो गया आपका 11। ठीक है, 4 पे जाइए, 4 पे आपको कितना जाना है, 8, तो 4 पे जाइए आप, 4 पे जाएंगे आप 8, तो ये आपका हो गया 4 पे 8। अब देखो 5 पे जाइए आप, 5 पे कितना जाना है, 5 पे जाना है आपको 6, तो 5 पे जाइए आप 6, 5 पे जाइए आप 6, तो ये 5 पे 6 चलेंगे। अब देखो 6 पे कितना जाना है, 6 पे जाना है 5, तो 6 पे जाना है 5, तो ये रहा आपका 5, तो ये आपका हो गया 5। 6 पे जाना है आपको 5, ये संयोग था आपका ए बी सी डी ई और एफ। अब इसको मिला दो, तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। अगर एग्जैक्ट अगर आप बनाते नाप के तो ये कुछ ऐसे बनना था, ये आपका ऐसे बनना था। अगर आप ऐसे ही भी बनाते तब भी आपको पूरे नंबर मिलने थे। तो यही था, आपको ये एक्सप्लेन भी हो गया कि ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे ऐसे दर्शाई गई हैं और ये चीज़ें ऐसे दर्शाई गई है। सिर्फ इतना ही लिखना था। कितने नंबर का था ये, 9वां क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर का था, आपको इतना ही डिस्कस करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 10 ये बता रहा है उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी भी कहते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, उत्पादन संभावना वक्र। इसका क्या बताना है, अवधारणा बतानी है और उसके बाद क्या करना है, चित्र बना करके स्पष्ट भी करना है, मतलब बताना भी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन है। तो पहले तो आप उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है, उत्पादन की संभावना जिस वक्र के माध्यम से बताई जाती है वो आपका क्या कहलाता है,
उत्पादन संभावना वक्र। अब देखो अवधारणा की बात करते हैं। अवधारणा की अगर बात करें तो क्या है, हमारे यहाँ साधन तो सीमित होते हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है। या जैसे आपके पास ज़मीन है, माना आपके पास एक खेत है और आप एक टाइम पे एक ही फसल उगा पाओगे, या फिर आप में क्या करना पड़ता है, आपको उसमें चयन करना पड़ता है, या तो ये वाली फसल उगाएं या फिर ये वाली फसल उगाएं। जैसे शहर में है आपका, तो शहर में या तो आप वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दो ताकि कारखाना बना सके, और या फिर आप वहाँ पर उत्पादन कर सके। तो वहाँ पर क्या आती है, हमारे पास जो समस्या आती है वो चयन की समस्या आती है। तो वहाँ पर हम उत्पादन की संभावनाएं देखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, तो अगर उत्पादन संभावना वक्र की बात करें तो इसके लिए भी हमें सेम चीज चाहिए। क्या, उत्पादन संभावना सूची, उत्पादन संभावना सूची होनी चाहिए, या सारणी जिसको बोलते हैं, टेबल होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी, सेम निकलेगी। आप यहाँ पे उत्पादन की संभावनाएं लिख लीजिए, संभावना, यहाँ पर संभावनाएं लिख लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ, इतनी संभावनाएं लिख लीजिए। ठीक है, हो गया आपका इतनी संभावनाएं। अब क्या करो, अब लिखो आप वस्तु, माना यहाँ पर एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स वस्तु का उत्पादन और वाई वस्तु का। अब लगा लो आपके पास जो ज़मीन है उसमें से या तो आप एक्स वस्तु का उत्पादन करो या फिर वाई वस्तु का उत्पादन करो। किस प्रकार से, किसमें कितना, देखो इसको अगर छोटे वाले एग्जांपल्स में समझें तो आपके पास जो ज़मीन है या तो वहाँ पर आप गेहूं का उत्पादन करो या फिर मशीन का उत्पादन करो। देखो इसको 0 कर दो, 0 हो गया, 1 2 3 4 और आपका हो गया 5। ये सेम वैसे ही करना है। इसको क्या है कि ये टेबल याद ना रखनी पड़े, तो इसके लिए क्या करना है, 0 से लेकर के आपने 5 तक लिख दिया। अब क्या करो, इसको 15 से स्टार्ट करो, 15 से स्टार्ट कर दिया। अब देखो 15 से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा 14, 14 से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा 12, 12 से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा 9, 9 से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सारे संसाधन इस पे लगे हैं तो इसका कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, कुछ उत्पादन वस्तु x का किया गया है और कुछ उत्पादन क्या है, वस्तु y का किया गया है। अब आपके पास अगर एक खेत है, वहाँ पर क्या करा है आपने, कुछ में क्या करा है, वस्तु x का उत्पादन किया है और कुछ में आपने वस्तु y का उत्पादन करा है। तो वो संभावनाओं को व्यक्त करता है कौन, उत्पादन संभावना वक्र। तो वक्र बनाइए, वक्र कैसे बनेगा, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, ओरिजिन हो गया। अब देखो संयोग आपको यहाँ पर क्या लिखो, x वस्तु आ जाएगी, यहाँ पर x वस्तु, यहाँ पर y वस्तु। ठीक है, अब देखो 0 था, 1 2 3 और ये आपका हो गया 4 हो गया, 4 और 1 और 5, 5 था, 5 तक है। अब देखो ये क्या है, 15 तक है ना, तो 3 से कर दो इसको, ये आपका हो जाएगा 3 6 9 12 और ये आपका हो गया 15। 0 पे 15 है तो ये वाला आपका हो गया पहला बिंदु, ए हो गया। 1 पे आपका कितना है, 14 है, तो 14 है 1 पे, तो यहीं पे आ जाएगा दूसरा बिंदु। 14 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और ये आपका हो गया दूसरा बिंदु, ये बी हो गया। ठीक है, तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु क्या है, सी आपका क्या है, 2 पे कितना है, 2 पे 12 जाना है, तो 2 पे 12 चाहिए, ये वाला रहा आपका 2 पे 12, तो 2 पे 12 हो गया आपका ये, तो सी बिंदु हो गया आपका। डी बिंदु देखिए, 3 एक्स वस्तु पे जाना है 3 और 3 पे जाना है यहाँ पे 9, तो ये देखो 9 और ये रहा 3, तो ये चीज़ें आपकी हो गई 3 और 9, तो ये रहा 9, तो ये डी हो गया। 4 देखो, 4 पे कितना जाना है, 4 पे जाना है 5, 4 पे 5 जाना है, तो 5 हो गया आपका यहाँ पर, 5 आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 6 पे जाना कितना है, 6 पे देखो, नहीं 5 पे कितना जाना है, 5 पे जाना है 0, तो 5 पे जाना है 0, तो ये हो गया। अब इन सब बिंदुओं को मिला दो,
तो ये रहा आपका पीपीसी वक्र, आपका हो गया पीपीसी। इसके अंदर ही आपका उत्पादन होगा, इससे बाहर आपका उत्पादन नहीं होगा। जितने भी आपके पास लैंड है या ज़मीन है उतने पे क्या है, यही संभावनाएं बनती है, या तो आप ये वाला उत्पादन करोगे, या तो आप ये वाला उत्पादन करोगे, या फिर ये वाला उत्पादन करोगे, या फिर ये वाला उत्पादन करोगे। मतलब इतनी मात्रा एक्स वस्तु की लोगे और इतना उत्पादन वाई वस्तु का लोगे। तो इस हिसाब से क्या है, ये वक्र तैयार होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ये हमने सॉल्व कर दिया, इतना ही आपको एक्सप्लेन करना था। थोड़ा सा आपको इसमें बताना होता है कि एक्स मतलब वाई अक्ष पे क्या कौन सी वस्तु रखी है और एक्स अक्ष पे कौन सी वस्तु रखी है और कैसे कैसे ये चीज़ें, इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11वें की बात करते हैं। सामान्य तथा घटिया वस्तुओं का अर्थ समझाइए। प्रश्न नंबर 11 यहीं पर लिखता हूँ। 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर क्या है, पहला है आपका सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, अब देखो सामान्य वस्तु की अगर बात करें तो सामान्य वस्तु कौन सी वस्तु होती है? सामान्य वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है वो आई बढ़ने या घटने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गेहूं है तो गेहूं आपकी कौन सी है? सामान्य वस्तु। आप पे कितने भी पैसे हो, ठीक है, तो आप उतने ही गेहूं खाओगे, उतना ही आटा खाओगे। अगर आपकी इनकम आज से दुगनी हो गई, ठीक है, आज से अगर दुगनी हो गई तो आप कुछ ऐसा तो नहीं खाओगे कि ज़्यादा गेहूं खा लोगे। तो क्या हो गया, जो सामान्य वस्तु है उसमें क्या है, आय बढ़ने या घटने पर जो उसकी मांग रहती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, सामान्य रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सामान्य वस्तु कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं घटिया वस्तु। घटिया वस्तु, अगर घटिया वस्तु की अगर बात करें तो घटिया वस्तु किसको बोलेंगे? नाम से ही पता है कि भाई घटिया है वस्तु, तो घटिया वस्तु किसको बोलेंगे? घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जैसे ही हमारी आय बढ़ती है तो हम उसको साइड कर देते हैं, उसको हम खरीदते नहीं है। जैसे क्या होता है, मोटा अनाज होता है तो मोटा अनाज लोग शुरू में तो खाते हैं कि भाई कम रोटी खाइए, सस्ता भी आता है, ठीक है, तो मोटा अनाज आप साइड कर देते हो जैसे ही आपका इनकम लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही हमारी आय बढ़ती है वैसे ही घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है, और जैसे ही हमारी आय घटती है तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि लोग अगर गरीब हो गए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मोटा अनाज खाते हैं, सस्ता आता है। इसलिए क्या है, घटिया वस्तु कौन सी वस्तु होगी? जिसमें आय बढ़ने पर इनको घटा लिया जाता है, इनकी मांग घट जाती है, और आय घटने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। ये चीज़ें होगी घटिया वस्तु। तो प्रश्न नंबर 11 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपने भरना है। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल बना लेते हैं पहले। यहाँ पर मात्रा है, मात्रा 1 2 3 और आपके 4। यहाँ पर कुल आगम है, कुल आगम, कुल आगम है आपका कितना? यहाँ पर 20 दे रखा है, डैश है आपका, और ये भी डैश और ये भी डैश, ये आपको निकालना है, ठीक। फिर है औसत आगम आपका, औसत आगम, औसत आगम ये आपका TR हो गया और औसत आगम आपका AR हो गया। और फिर है सीमांत, सीमांत आगम, सीमांत आगम क्या होता है? MR। ये चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, औसत आगम देखो, औसत आगम पहला डैश है, फिर है 15 डैश है, और फिर है 40, ये 40 हो गया। और ये है आपका डैश है, फिर डैश है, और फिर है 20, और ये आपका ऐसे हो रखा है। ये आपको एक टेबल दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना था, और इसके आपको मिलने थे, इसके आपको कितने नंबर मिलने थे? इसको आपको मिलने थे 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे होगा, पहले आपको पता होना चाहिए सीमांत आगम क्या होता है। एक अतिरिक्त इकाई से जो वृद्धि या कमी आती है वो आपकी क्या होती है? सीमांत होती है। तो आगम है, तो आगम में जितनी वृद्धि या कमी होगी वो आपका क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। और जितने भी सीमांत आगम होंगे प्रत्येक यूनिट को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा, और उन यूनिटों से अगर हम कुल को भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुल की बात करें तो कुल यहाँ पर है पहली मात्रा 20, ठीक है। औसत कैसे आएगा? इसको इसमें भाग देंगे, 1 से अगर 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 हो गया। सीमांत आगम होता है पहली यूनिट को दूसरी यूनिट
से दूसरी यूनिट को भाग घटाने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 ही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 20, हो गया पहली यूनिट को दूसरी यूनिट से। इससे पहले क्या है, 0 है, तो 0 को घटाया तो 20 आ गया आपका। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या आ जाएगा, या दूसरा यहाँ पर डैश से करा हुआ, तो अब भी क्या करना पड़ेगा हमें, 15, इस 15 को लेना पड़ेगा। औसत है ना ये 2 है, तो यहाँ पे हमने इसको भाग दिया तब ये आया, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तब यहाँ पर ये आएगा। देखो इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक, और इससे इसको भाग देंगे तो ये आएगा। अब देखो इसके और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30, हो गया। और 30 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ये आपका हो गया 10। अभी तक हमने ये 3 चीज़ें भरी है, ठीक है, ये 3 नहीं 4 चीज़ें ये भी भरा है। तो ये देखो ये 30 आया, क्योंकि 15 और 2 की अगर हमने गुणा करी है तब जाके 30 आया है, ये हो गया। अब देखो सीमांत आगम है, सीमांत आगम कितना है, 20 है दिया हुआ। एक यूनिट आपकी कितनी है दी हुई है, 20 है आपकी दी हुई है। तो 20 कैसे आएगी, सोचो कैसे आएगी 20, यहाँ पर कितना होना चाहिए जो 20 आएगा, यहाँ पर कितना होना चाहिए जो 20 आएगा। अगर 30 घटाएंगे हम किस में से, 50 में से, अगर 50 में से हम 30 को घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। वही जो चीज़ कर रहे थे, देखो 30 में से 20 गया 10 आया, 20 में से 0 गया 20 आया, ठीक, और यहाँ पर 30 में से 20 गया 10 आया, अब 50 में से 30 गया 20 आया, ये दे रखा है। अब देखो 50 था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 था, औसत कैसे आएगा, इससे इसको भाग देंगे 50 को, तो कितने बार जाएगा, 16.2 बचा, 16 एकम 16, और फिर आपका बचा है 4 और 16 दूना 32, तो इतना ही काफ़ी है। ये 16.12 आपका यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो लास्ट वाला, देखो यहाँ पर कुल नहीं है तो औसत है, औसत को अगर इससे देखें गुणा करेंगे, 4 चौक 16 तो 160 आपका यहाँ पर 160 आना है, यहाँ पर 160 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 160 से अगर हम 150 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 110। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपकी सॉल्व होनी थी, तो ये आपका हो गया सॉल्व, ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां ही है। ये क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 13 ही है, और इसका अब अथवा वाला देखेंगे हम, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 का अथवा की बात करते हैं। प्रश्न नंबर क्या है आपका 12, और ये अथवा वाला है, ये अथवा में पूछा गया है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच संबंध को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। पहले तो आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच जो वक्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कैसे बना है, कैसे ये वक्र बनता है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हमें तो यहाँ पर सॉल्व करना है ना पेपर को, तो किस प्रकार से सॉल्व होगा, ये देखो यहाँ पर एक बिंदु को ले लो, वो कैसे वक्र बनता है, ये देखो, जो आपका कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता आपका यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आपका क्या है टोटल यूटिलिटी, और यही से ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी, इसको ऐसे मिला दो, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है एक, ये वाला कैसे आया है ये आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ पर TU लिखो और यहाँ पर वस्तु, ठीक है, यहाँ पर वस्तु की इकाई, यहाँ पर वस्तु की इकाई आएगी। ये कैसे आया है इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखना पड़ेगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सॉल्व करना है कैसे, इन्होंने पूछा है
सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच संबंध को, रेखा चित्र तो हमने बता दिया, अब संबंध को बताना है। संबंध बताना है तो रेखा चित्र द्वारा संबंध को बताना है। पहला संबंध देख लीजिए। पहला संबंध क्या है? पहला संबंध देखो, इसको मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे? ये देखो, जब तक सीमांत उपयोगिता, पहला संबंध, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ये देखो सीमांत उपयोगिता धनात्मक है ना, यहाँ से ऋणात्मक चली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये माइनस की तरफ चली गई है कि पहला संबंध क्या है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ता है। पहला संबंध हो गया। दूसरे संबंध की बात करते हैं। दूसरा संबंध क्या है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यहाँ पर क्या है? शून्य होता है। इस वाली लाइन पे अगर कोई भी टच होगा तो वो शून्य होगा। शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। दूसरा संबंध क्या हो जाएगा? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, उस टाइम पे अधिकतम होती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होना स्टार्ट हो जाती है, ऋणात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता घटना स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे ही ये माइनस में आ जाती है तो कुल उपयोगिता भी घटना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये आपका हो गया तीसरा संबंध। और ये आपका क्या था? ये भी आपका 3 नंबर में था और तीनों संबंध आपने बताने थे। तो प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला भी हो गया। ये चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी। अब प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो अगर सीमांत का शब्द का आपको पता होना चाहिए। सीमांत शब्द का मतलब क्या है? सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई, और उपयोगिता लिखा है तो एक उपयोगिता में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि या कमी से जो वृद्धि या कमी होती है वही आपका क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता कहलाता है। ये इतना आपको लिखना था, तो इसका अलग से नंबर मिलना था। तो सीमांत उपयोगिता आपका हो गया। दूसरा इसमें पूछा है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए। उपभोक्ता संतुलन की अगर शर्तों की बात करते हैं, उपभोक्ता संतुलन की शर्त, उपभोक्ता संतुलन की शर्त की बात, संतुलन की अगर बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं समसीमांत उपयोगिता का नियम। जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है वही उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। इसको गोसेन का दूसरा नियम भी बोलते हैं। कौन सा? सीमांत उपयोगिता नियम। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? इसी के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करते हैं या उपभोक्ता के संतुलन की शर्त ये नियम बताता है। तो इसको गोसेन का, किसका? गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, गोसेन सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, उनकी कीमत, सीमांत उपयोगिता कीमत का जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए। जहां पर बराबर होगा वहीं पर क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। यानी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कहां पर होगा? जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतें आपस में, जिन कीमतों का अनुपात आपस में जहां पर बराबर हो जाएगा वहां पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। अगर संतुलन की अवस्था में हम बात क्या कर रहे हैं? MU, जैसे MU है और X वस्तु है, ठीक, और इसका अनुपात PX, मतलब X वस्तु है यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत, सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात जहाँ पर बराबर हो जाता है वहीं पर क्या है? उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में हो जाता है। यानी ये आ जाएगा MUM। तो M क्या है? M है आपका मुद्रा या कीमत आपकी हो गई, पैसा हो गया। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। यहाँ पर क्या है? 2 स्थितियाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक स्थिति आपकी ये रही, एक स्थिति आपकी एक वस्तु के लिए, जैसे माना हमने यहाँ पर X वस्तु ले ली। एक स्थिति, दूसरी स्थिति जो है, दूसरी स्थिति है कई वस्तुओं के लिए, कई वस्तुओं का मतलब है जैसे MU
वन, mu1 अपॉन P1 इज इक्वल टू mu2 अपॉन P2 और ऐसे करके mun अपॉन Pn, और ये किसके बराबर हो जाएगा, MUM के बराबर, यानी कीमत के बराबर हो जाएगा। तो ये MM क्या है, यहाँ पर M है आपका मुद्रा। तो ये देखो, इसकी शर्त मैंने क्या बताई, इसकी शर्त मैंने बताई जहाँ पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर हो जाता है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात जहाँ पर बराबर हो जाता है वहाँ पर क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम भी लागू होता है और उपभोक्ता के संतुलन की शर्त भी तय होती है। तो आपको इतना ही सॉल्व करना था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, पर 5 नंबर आपको पूरे मिलने थे इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें तो मांग की कीमत लोच को परिभाषित की है। कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, किसकी, मांग की कीमत लोच की परिभाषा बतानी है। मांग की कीमत लोच क्या होती है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांग की मात्रा में परिवर्तन आता है वो आपकी क्या कहलाती है, मांग की कीमत लोच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और आपका क्या हो गया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे भी आप लिख सकते थे इसकी परिभाषा, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि कीमत के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आया है वो आपकी क्या कहलाती है, कीमत लोच, वो आपकी क्या कहलाती है, मांग की कीमत लोच कहलाती है। ये चीज़ आपका हो गया। दूसरा क्या था कि इसे कैसे मापा जा सकता है। अगर मांग की कीमत लोच की अगर बात करें तो मांग की कीमत लोच को मापने के 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं आपके कीमत लोच को मापने के। पहला तरीका है आपका यही वाला, पहला है क्या है, प्रतिशत विधि। पहला है आपका प्रतिशत विधि। दूसरा है आपका ज्यामितीय या इसी को बिंदु रेखा विधि भी बोला जाता है, बिंदु रेखा विधि, ज्यामितीय या बिंदु रेखा विधि। तीसरा है आपका आगम या व्यय विधि, इसको आगम या व्यय विधि भी बोला जाता है। तो ये आपका तीसरा हो गया, आपका आगम या व्यय विधि। तो ये तीनों मेथड किस प्रकार से होते हैं, इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी लंबा ये चीज़ें हो जाएंगी। प्रतिशत विधि इसी प्रकार से होती है, जिसमें आपने क्या देखा होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। इस पे क्या है, ये परिवर्तन वाला है, यानी प्रतिशत विधि, या इसी को अनुपातिक विधि भी बोलते हैं। ज्यामितीय विधि में क्या होता है, यहाँ पर आपको भाग दिया रहता है, इसमें निचला भाग और ऊपर वाले भाग की अनुपात देखा जाता है कि कितना है ऊपर वाला भाग, कितना है नीचे वाला भाग, तो उसका अनुपात देखा जाता है। और आगम और व्यय विधि में आपको पता होना चाहिए, आगम और व्यय विधि में हमें 3 टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है, जो दी है प्रोफेसर मार्शल ने। प्रतिशत विधि को दिया है आपका प्रोफेसर फ्लक्स ने, और व्यय विधि को दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। इस पे यहाँ पर ये 3 चीज़ों को बताते हैं, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोचदार, इकाई से कम लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें। बाकी आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने विस्तृत रूप में मांग की कीमत लोच को डिस्क्राइब किया है और आपको एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर मैंने बताया है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अथवा में देखते हैं। ये भी आपका क्या है, 14 ही है, पर क्या है, अथवा वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, उपभोक्ता के साम्य को बताना है उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से। उपभोक्ता के साम्य को बताना है
किसके माध्यम से? उदासीनता वक्र विश्लेषण। तो अगर उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर उपभोक्ता के संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है, दो शर्तें होती है। किससे बताना है? उदासीनता वक्र विश्लेषण से क्या बताना है? उपभोक्ता संतुलन। ठीक। तो अगर उदासीनता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता के संतुलन की अगर हम व्याख्या करते हैं तो उसमें क्या होता है, वहां पर हमें दो शर्तें देखने को मिलती हैं। दो शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए? पहली शर्त कौन सी होनी चाहिए? पहली शर्त होनी चाहिए उदासीनता वक्र कीमत रेखा या आपका हो गया बजट रेखा, ये वक्र हो गया, यहां पर वक्र, ये कीमत रेखा को स्पर्श करे। ठीक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। दूसरा क्या होना चाहिए कि जहां पर स्थिर संतुलन के लिए, स्थिर संतुलन बिंदु पर उदासीनता जो वक्र है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की तरफ, जो मूल बिंदु है उसकी तरफ, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए, यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि स्थिर संतुलन बिंदु पर क्या होना चाहिए? उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए, यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए ये दिखाते हैं। पहले तो आपको बजट रेखा भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम बजट रेखा को बनाएंगे। ये आपकी बजट रेखा है। बजट रेखा मान लीजिए ए और बी एक बजट रेखा है। यहाँ पर हमने क्या करना है, उदासीनता वक्र को बनाना है। तो उदासीनता वक्र को बनाइए आप। ठीक है, यहाँ पर टच करा है हमने, तो यहाँ पर इन दोनों का ढाल जहाँ पर बराबर होगा वहीं पर क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। जहाँ पर इन दोनों का ढाल या स्पर्श करेगा, जहां पर कीमत रेखा को स्पर्श करेगा कौन, उदासीनता वक्र, वहां पर ये क्या है, आईसी हो गया, और ये बजट रेखा है आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व, और ये आपका हो गया। तो इसको कर दीजिए सी और ये आपका डी हो गया। तो ये वाला आपका संतुलन का बिंदु क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा संतुलन का बिंदु। यहाँ पर ये वाला जो कर्व है यहाँ पर टच हो रहा है इसके साथ, तो इसी पर क्या है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। यानी कीमत रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल जहां पर बराबर होता है वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। और ये दो शर्तें हैं आपकी उदासीनता वक्र विश्लेषण में। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। दो शर्तें कौन कौन सी, ये आपने देख ली। तो इसको लिखना था, दो शर्तें लिखनी थी और इसको एक्सप्लेन करना था। ये चीज़ें आपकी हो गई और ये आपका था 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया अथवा वाला भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र द्वारा समझाना है। जो पूर्ति की लोच होती है उसकी विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र द्वारा समझाना है। तो पहले तो पूर्ति की लोच आपको पता होना चाहिए। पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ति की लोच। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, प्रश्न नंबर है आपका 15, लास्ट क्वेश्चन है। तो पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ति की लोच आपकी होती है पूर्ति की मात्रा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन आपका हो गया, और आपका कीमत में
प्रतिशत परिवर्तन। ये आपका पूर्ति की लोच, यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन आता है, वो आपका पूर्ति की लोच बताता है। पूर्ति की अगर कीमत लोच की बात करें, पूर्ति की अगर कीमत लोच की बात करें तो इसकी 5 श्रेणियां हैं। इसकी कितनी श्रेणियां हैं? इसकी है आपके सामने 5 श्रेणियां। पहली 5 श्रेणियां मैं बता देता हूं और पांचों को ही क्या करना है, चित्र द्वारा, रेखा चित्र भी बताने हैं इनके किस प्रकार से होंगे। तो हम न्यूमेरिकल तो नहीं लेंगे, पर इनके डायग्राम्स को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में देखेंगे और उस हिसाब से आपको बताएंगे। तो पहले ले लीजिए ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ES इज इक्वल टू 0 ले लीजिए इसको, ठीक है। और एक ये पहला हो गया, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पर चौथा हो जाएगा, और यहाँ पे पांचवा हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर के लिए ले लीजिए, ये ES इज ग्रेटर देन 1 कर लीजिए, और ES इज इक्वल टू 1, ES इज लेस देन 1, ठीक है। और ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखो 5 प्रकार की है पूर्ति की लोच की श्रेणियां। इसने श्रेणियां पूछी है ना, तो पूर्ति की श्रेणी लोच की जो श्रेणियां हैं वो 5 प्रकार की है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार। ये क्या है? पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। और ये क्या है? बेलोचदार पूर्ति। ये है इकाई लोचदार पूर्ति, और ये है आपकी इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति या अधिक लोचदार पूर्ति, और ये है आपकी पूर्णतः लोचदार पूर्ति। ये 5 प्रकार आपके हो गए। अब देखो एक एक करके हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने चित्र भी पूछा है तो चित्र बनाएंगे। ES इज इक्वल टू 0, यानी क्या है? ये है आपका पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का डायग्राम कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका, ये रहा, ये चीज हो गई, ठीक। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति बतानी है, तो पूर्ति वक्र कैसे जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार होता जाएगा। बेलोचदार पूर्णतः कैसे हो जाएगा? ये देखो, प्राइस आपका ये रहा, P से P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। आपका जो वक्र है वो सेम जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो अगर कीमत ये थी तब भी आप इतनी पूर्ति कर रहे थे, ठीक। कीमत आपकी ये थी तब भी आप इतनी पूर्ति कर रहे थे, कीमत आपकी ये थी तब भी आप इतनी पूर्ति कर रहे थे, और कीमत आपकी ये हो गई तब भी आप इतनी ही पूर्ति कर रहे थे। यानी पूर्ति में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पूर्णतः बेरोजगार है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूर्ति मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, और ये आपकी क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। यानी इसमें 0% बढ़ोतरी होती है, तो ये आपका 0 हो गया। अब देखो दूसरा वाला, देखो दूसरे, ये आपका 1 था, दूसरा देख लीजिए 2, यानी ES इज लेस देन 1, 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है ये, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? ये देखो, ये क्या बता रहा है? इकाई से अधिक है। इसकी लोच क्या है? इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का क्या मतलब होगा? ये है P आपका प्राइस है। यहाँ देखो ये वाला प्राइस था, माना ये वाला प्राइस था, और यहाँ पे आपने खरीदारी करी इतनी, ठीक है। अब देखो जैसे ही प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, ये देखो थोड़ा सा चेंज आया, माना P से P2 हो गया यहाँ पर, तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी इतना। कुल मिला के बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, प्राइस में 10% की वृद्धि हुई, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया? 20% की वृद्धि कर दी। यानी ये 1 से ज़्यादा वृद्धि होगी ना। एक कब आता है? 1 का भी बताते हैं। 1 का कब आएगा? देखो तीसरा वाला, देखो तीसरे में क्या आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा आपका, ये देखो तीसरे में क्या था? यहाँ पे था प्राइस, तो इतनी चीज़ें हम ले रहे थे, ठीक है, ये X है, इतनी चीज़ें हम ले रहे थे। प्राइस यहाँ हुआ, P2 हुआ, तो हमने इतनी चीज़ें ली। जैसे यहाँ पर 10% की वृद्धि अगर हुई, तो यहाँ पर भी 10% की वृद्धि होती है, यानी ES इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ भी 10% की वृद्धि, और कीमतों में भी 10% की वृद्धि हुई है, और पूर्ति में भी आपकी 10% की वृद्धि हुई है। तो आपका पूर्ति वक्र कैसे हो जाएगा? पूर्ति वक्र देखो, ये SS आपका क्या हो जाएगा?
पूर्ति वक्र, यहाँ पर भी सेम था, वैसे ही तो था। ये देखो, ये 10% की वृद्धि कीमतों में हुई, तो इसने पूर्ति में कितनी वृद्धि कर दी, पूर्ति में इसने कर दी 20% की वृद्धि। तो ये आपका 3 डायग्राम हो गए। अब देखो चौथा, यहाँ पर क्या है, ES इज लेस देन 1, यानी ये देखो चौथा वाला, देखो चौथा वाला देख लो, चौथे वाले का डायग्राम देखो। यहाँ पर क्या होगा, कीमत आपकी ये थी, तो आप क्या कर रहे थे, इतना खरीद रहे थे, इतना बेच रहे थे, मतलब सप्लाई आपकी ये चल रही थी, ठीक है। अब कीमत में क्या हुआ, कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ये देखो कीमत यहाँ से यहाँ चलेगी, P से P1 चलेगी, चलो P1 चलेगी, तो इसकी सप्लाई क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी है। तो ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि माना 10%, यहाँ पर 10% बढ़ा है, और ये आपका कितना है 20%। यहाँ पर 20% की वृद्धि होने पर भी सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है, सिर्फ और सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है। यानी ये क्या है, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार है। इकाई ये है इकाई लोचदार, और ये इकाई से कम लोचदार है। ये इकाई से अधिक लोचदार था, तो इकाई से जो अधिक लोचदार था ये वाला था। यानी कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने से क्या है, सप्लाई में ज़्यादा वृद्धि हो गई, और यहाँ पर कीमत में ज़्यादा वृद्धि होने से भी सप्लाई में कम वृद्धि होती है। तो इसको कहते हैं इकाई से कम लोचदार। पूर्णतः लोचदार पूर्ति की बात करते हैं। पूर्णतः जो लोचदार पूर्ति होती है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति कैसे होती है, ये देखो कीमत आपकी ये रही, ठीक, तो सप्लाई कर रहे थे आप ये, कीमत आपकी ये थी, तो सप्लाई कर रहे थे आप ये, ठीक, कीमत वही रही पर सप्लाई कर रहे हैं आप ये, सप्लाई कर रहे हैं आप ये, सप्लाई कर रहे हैं आप ये, सप्लाई कर रहे हैं आप ये। तो ऐसे ही ऐसे करके ये वाला जो कर्व बनता है, ये है आपका क्या, ES इजिकल टू इनफाइनाइट, यानी अनंत। तो ये पांचवा डायग्राम आपका हो गया। 5 प्रकार के डायग्राम आपने देख लिए। देखो सिंपल सा आपको लिखना था, पूर्ति की लोच क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, पूर्ति की श्रेणियाँ क्या होती है ये मैंने आपको बताया, 5 श्रेणियाँ होती है। किस प्रकार से होती है, इससे आप एक फॉर्मूला निकलता है, और इसको आप डायग्राम में अगर न्यूमेरिकल हिसाब से देखते तो वो भी हो जाता है। वो फिर कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, जिसमें मतलब काफ़ी एक्सप्लेन तरीके से होगा। पर यहाँ पर क्या है, हमें पेपर सॉल्व करना था, हमें चित्र दिखाने थे किस प्रकार से होंगे। तो ये देखो इसका चित्र क्या है, ये बनाना था। यहाँ पर क्या लिखना था कि पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति, तो पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति के लिए ये वाला डायग्राम होना था, दूसरे के लिए ये वाला, और तीसरे के लिए ये वाला। यहाँ पर देखो 10% की वृद्धि, और 10% यहाँ पर प्राइस में 10% की वृद्धि जब होती है तो वस्तु की पूर्ति में भी 10% की वृद्धि होती है। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर देखो प्राइस में 20% की वृद्धि होने पर भी सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है, केवल और केवल 10% की। लास्ट वाला देखो, यहाँ पर क्या है, प्राइस सेम रह रहा है पर पूर्ति लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। भले ही मार्केट में नहीं होता है ऐसी स्थिति, पर क्या है यहाँ पर ये पूर्णतः लोचदार जो पूर्ति होती है उसका डायग्राम बताया गया है कि जो पूर्ति है वो लोचदार होगी, पूर्ण रूप से लोचदार हो गई है, यानी लगातार पूर्ति को बढ़ाया जा रहा है उसी कीमत पर। जबकि यहाँ पर देखिए अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो पूर्ति की लोच की हमने 5 मापें देख ली। आई होप कि आपको ये माइक्रो वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इसको हो सकता है कि मैं मर्ज करूँ दोनों पार्टों को इकट्ठा, पर अभी के लिए क्या है, एक ही पार्ट में आपके लिए ये आया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमसे अब इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स तो आपका ओपन है ही, वहाँ पर आप लिख सकते हो क्या प्रॉब्लम आपको आई है, कौन सा टॉपिक आपके समझ नहीं आया है, लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।